जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आरंभ क्लासेस। आई एम सूरज। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 12 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्पेशली 10 सितंबर 2023 को जो G20 का मीटिंग खत्म हुआ है उससे रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। इस सेशन को स्टार्ट करते हैं G20 शिखर सम्मेलन से। 10 तारीख को G20 शिखर सम्मेलन का बैठक 18वां शिखर सम्मेलन समाप्त हुआ। इसमें कुछ बहुत सारे आउटकम निकल के आए हैं। स्पेशली इस मीटिंग का जो सार है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, लेकिन इससे रिलेटेड दो और पॉइंट है जो हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कस करना चाहते हैं कि इस शिखर सम्मेलन में दो महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं जिसका विश्व स्तर पर काफी ज्यादा स्वागत किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में दो महत्वपूर्ण घोषणा हुआ है जिनके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। पहला ये कि इंडिया का मिडिल ईस्ट के साथ रेलवे कॉरिडोर, इट मींस कि भारत मध्य पूर्व और यूरोप मेगा आर्थिक गलियारे की घोषणा और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के शुभारंभ की घोषणा हुई है। ये दो महत्वपूर्ण घोषणा है जो वर्ल्ड लेवल पे इसका स्वागत किया जा रहा है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला यह है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप मेगा आर्थिक गलियारे की जो घोषणा की गई है इसके क्या मायने हैं। शिपिंग और रेलवे लिंक सहित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जल्द शुरू किया जाएगा, ऐसा डिस्कस किया गया है इस मीटिंग में। और अपनी तरह का यह पहला आर्थिक गलियारा है जो भारत, संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका को शामिल करते हुए कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर सहयोग कर एक ऐतिहासिक पहल करने की घोषणा की गई है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा भारत और यूरोप के बीच व्यापार को 40% तक तेज कर देगा। भारत को मध्य पूर्व और यूरोप से जोड़ने वाले रेल और शिपिंग कॉरिडोर के निर्माण की योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। तो ये हो गया कि इंडिया से मिडिल ईस्ट तक एक रेलवे कॉरिडोर बनाया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण घोषणा यह हुआ है कि जैव ईंधन के उत्पादन के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के शुभारंभ की घोषणा की गई है। सभी जानते हैं कि जैव ईंधन के उत्पादन के लिए मांग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के शुभारंभ की घोषणा की गई। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस लॉन्च किया और अब तक इसमें 19 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन इस गठबंधन में शामिल हो चुके हैं और जिसमें G20 सदस्य और गैर सदस्य देश दोनों शामिल है। भारत, ब्राजील और अमेरिका इस गठबंधन के संस्थापक सदस्य हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के शुभारंभ की घोषणा जो की गई है तो इस अलायंस के संस्थापक सदस्य देशों में कौन कौन से शामिल है, तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत, ब्राजील और अमेरिका। गठबंधन में शामिल होने में रुचि रखने वाले और गैर G20 में आइसलैंड हो गया, केनिया, गुयाना, पराग्वे, ये सब देश जो है गैर G20 देश में शामिल है गठबंधन के रूप में। इसके अलावा विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा यूनूडो, बायोफ्यूचर्स प्लेटफॉर्म, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, विश्व बायोगैस एसोसिएशन, ये सभी इच्छुक अंतरराष्ट्रीय और बहुपक्षीय संगठन है जो इस अलायंस में शामिल होना चाहता है। और जो गठबंधन के 3 संस्थापक सदस्य हैं, अमेरिका, भारत और ब्राजील, वैश्विक उत्पादन में लगभग 85%, एथेनॉल की खपत में 81% का योगदान करते हैं। तो ये G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित दो महत्वपूर्ण घोषणा थी जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो ये इंडिया मिडिल ईस्ट आर्थिक गलियारा और दूसरा ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के शुभारंभ की घोषणा। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अगला खबर है, एक पुस्तक लिखी गई है राधिका अयंगर के द्वारा जिसका नाम है फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। बेसिकली ये जो पुस्तक है इसे हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया गया है, लिखा गया है राधिका अयंगर के द्वारा। ये जो पुस्तक है ये बेसिकली भारत में बनारस शहर जिसमें मृत्यु और उसके बाद के जीवन के संबंध पर विशेष जोर देता है, इसके बारे में इस पुस्तक में दर्शाया गया है।
फायर ऑन द गंगा, बनारस में डोमों के दैनिक अनुभवों को दस्तावेजित करने के लिए यह प्रयास का एक प्रतिनिधित्व करता है। डोम समुदाय के कुछ लचीले व्यक्तियों पर नजर डालते हुए बनारस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अगला खबर है भारत ड्रोन शक्ति 2023। ये चीज अभी हाल ही में काफी ज्यादा खबरों में थी। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। भारतीय वायुसेना जो है 25 और 26 सितंबर 2023 को गाजियाबाद में इंडियन एयरफोर्स के हिंडन एयरबेस पर ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी कर रही है। ये जो कार्यक्रम है नागरिक और रक्षा दोनों अनुप्रयोगों में ड्रोन टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण इम्पैक्ट को प्रदर्शित करने, दक्षता में क्रांति लाने, जोखिम को कम करने और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। भारतीय सैन्य और नागरिक अनुप्रयोगों सहित डिफरेंट सेक्टर में ड्रोन को अपनाने की वृद्धि का अनुभव किया जाना जो मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म पर देश की बढ़ती रुचि को उजागर करता है। तो ये 25 से 26 सितंबर के बीच गाजियाबाद में इंडियन एयरबेस पर ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स के बीच एक एक्सरसाइज है, एक प्रकार का। ये चलिए बात कर लेते हैं भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 के बारे में। तो इस कार्यक्रम में भारतीय ड्रोन उद्योग द्वारा आयोजित लाइव हवाई प्रदर्शन शामिल हो गए। यह प्रदर्शन जो है ड्रोन उपयोगों की एक विविध श्रृंखला का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें सर्वेक्षण ड्रोन, कृषि ड्रोन, अग्निशमन ड्रोन, सामरिक निगरानी ड्रोन, हैवी ड्यूटी लॉजिस्टिक ड्रोन, घूमती हुई युद्ध सामग्री प्रणाली, ड्रोन झुंड और एंटी ड्रोन समाधान शामिल रहेंगे। और इस आयोजन में 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप और कॉर्पोरेट संस्थाएं जो है इसमें भाग लेगी, जिसका प्राथमिक लक्ष्य भारतीय निर्मित ड्रोन की क्षमताओं को उजागर और प्रदर्शित करना होता है। इसके अलावा यह आयोजन जो है उद्योग जगत के नेताओं, नवप्रवर्तकों और ड्रोन उत्साही लोगों के बीच नेटवर्किंग, नॉलेज शेयरिंग और सहयोग के लिए एक मंच के रूप में यह कार्य करता है। अगला खबर है आपका हेलो यूपीआई। इस भाषा को मॉडल को विकसित करने के लिए एनपीसीआई ने आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। हेलो यूपीआई यूजर्स के लिए भुगतान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और सुलभ बनाने के लिए एनपीसीआई के द्वारा शुरू की गई एक इनिशिएटिव है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने स्मार्टफोन से बातचीत करते के दौरान भुगतान करने की अनुमति देती है। इसका उपयोग आप किसी भी रेस्टोरेंट के बिल को विभाजित करने, किसी मित्र को पैसा भेजने या उपयोगिता बिलों का निपटान करने जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है। और ये एक नया पहल है, यह आवाज सक्षम यूपीआई भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। भुगतान यूपीआई एप्स, कनेक्टेड कॉल या आईओटी डिवाइस के माध्यम से किया जा सकता है। अभी इनिशिएटिव लेवल पे देखें तो यह हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध रहेगी, लेकिन जल्दी इसे और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में पेश किया जाएगा। तो हेलो यूपीआई भाषा मॉडल को विकसित करने के लिए एनपीसीआई ने आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। हिंदी और अंग्रेजी में भुगतान मॉडल भाषा विकसित करने के लिए एनपीसीआई ने आईआईटी मद्रास में भाषणी कार्यक्रम और एआई फॉर भारत के साथ साझेदारी की है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। और एनपीसीआई ने भारत बिल पे कनेक्ट को भी लॉन्च किया है, जो उपयोगकर्ताओं को वॉइस असिस्टेंट के साथ बातचीत या विभिन्न प्रकार के फोन या मर्चेंट साउंड बॉक्स के माध्यम से अपने बिल का भुगतान करने के लिए अनुमति देती है। इस पहल का उद्देश्य बेसिकली तकनीकी दक्षता स्तरों के उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करना है और डिजिटल पेमेंट को सभी के लिए अत्यधिक ईजी बनाना है। ये इसका मेन मकसद है। तो हेलो यूपीआई भाषा मॉडल को विकसित करने के लिए एनपीसीआई ने आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अगला खबर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है। इससे संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 12 वैज्ञानिकों को 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए चुना गया है। देश के शीर्ष वार्षिक विज्ञान पुरस्कार ये कहे जाते हैं। प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा जो है इस बार 2 साल के बाद की गई है और 7 विभिन्न वैज्ञानिक श्रेणियों में 12 वैज्ञानिकों को पुरस्कार के लिए इस बार चुना गया है। CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक जो है वर्तमान में डॉक्टर एन कैलेसेल्वी ने वर्ष 2022 के लिए पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। 7 वैज्ञानिक विषयों में प्रदान किए जाते हैं, जिसमें हो गया फिजिक्स, हो गया बायोलॉजी, हो गया इंजीनियरिंग, मैथ्स, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान। ये सभी 7 टॉपिक शामिल है और इसका नाम CSIR के पहले निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पे रखा गया था। आइए बात कर लेते हैं किन किन लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए चुना गया है। उनके नाम लिस्ट में आप देख सकते हैं। ये विजेताओं की सूची दी गई है। जैविक विज्ञान में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ल, केमिस्ट्री में कनिष्क विश्वास और टी गोविंदराज। इस तरह से ये उन वैज्ञानिकों की सूची दी गई है जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए चुना गया है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि भारत ने लद्दाख के न्योवा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू
हवाई क्षेत्र का निर्माण शुरू कर दिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है, जिसका निर्माण ये इस क्षेत्र का डेवलपमेंट जो है बेसिकली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लद्दाख के नेवा में विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र बनाया जा रहा है। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2023 को जम्मू के देवक ब्रिज पर इस परियोजना का आधारशिला रखेंगे। दक्षिणी लद्दाख का एक प्रमुख गांव है न्योमा, जो पहले से ही 1962 में ही स्थापित एक भारतीय वायुसेना बेस है और एक उन्नत लैंडिंग ग्राउंड की मेजबानी करता है। इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से प्रभावशाली 4180 मीटर तक पहुंचती है, जो इस क्षेत्र के सबसे ऊंचाई वाले स्थानों में इसे एक बनाती है। तो भारत द्वारा जो है स्पेशली सीमा सड़क संगठन द्वारा जो है दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण लद्दाख के न्योमा में किया जा रहा है। अगला खबर है, बात कर लेते हैं इस एक्चुअली प्रोजेक्ट के बारे में कि केंद्र सरकार ने सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अपने बजट में हर साल लगभग वृद्धि कर दी है और पिछले वर्ष लगभग 12,340 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए थे, जो भारत के सीमा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम इसके लक्ष्य की बात करें तो बीआरओ का नेतृत्व कर रहे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी सीमा बुनियादी ढांचे के विकास में भारत की तीव्र प्रगति को लेकर काफी ज्यादा आशान्वित रहते हैं। भारत का लक्ष्य अगले 2 से 3 वर्षों में के भीतर 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस मामले में चीन को पीछे छोड़ने का है। बात कर लेते हैं भारत के बुनियादी ढांचे के विकास के एजेंडे के बारे में। तो ये तो चलिए बात हो गया। बात करें लद्दाख के बारे में तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका निर्माण जो है 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था और इसकी राजधानी लेह कारगिल है। उपराज्यपाल वर्तमान में बीडी मिश्रा जी हैं। ठीक है, तो ये हो गया भारत सरकार के द्वारा लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर स्पोर्ट्स से है। स्पोर्ट्स से यह है कि हाल ही में भी यूएस ओपन खेल समाप्त हुआ है और इस बार इस गेम में कुछ नए विजेता भी सामने उभर कर आए हैं, जैसे नोवाक जोकोविच हमेशा से जीते रहे और फाइनल में उन्होंने डेनियल मेदवेदेव इस बार जो है यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हरा करके जीता है और यह जो है नोवाक जोकोविच का अपना चौथा खिताब है और 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। बात करते हैं महिला एकल की, तो महिला एकल में कोको गॉफ ने पहली बार फाइनल में आरियाना साबालेंका को हराकर यूएस ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। ये थोड़ा बीबीआई इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए इस पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं कि पुरुष एकल में यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच जीते हैं और वहीं रनर अप रहे हैं डेनियल मेदवेदेव। वहीं महिला एकल की बात करें तो यूएस ओपन में कोको गॉफ ने विजय हासिल किया है, वहीं रनर अप में रही हैं अरीना साबालेंका। बात करें पुरुष युगल की, तो पुरुष युगल में राजीव राम और जो सैलिसबरी ने जीता है। वहीं द्वितीय विजेता की बात करें तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने उप विजेता रहे हैं इसमें। बात करें महिला युगल की, तो महिला युगल में गैब्रिएला डाब्रोव्स्की और एरिन राउटलेट इस यूएस ओपन में महिला युगल की विजेता रही हैं। तो ये यूएस ओपन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है, प्रथमेश जावकर ने 2023 तीरंदाजी विश्व कप में रजत पदक जीता है। यह भी एक बहुत फेमस नाम है। मैक्सिको के हार्मोसिलो में आयोजित 2023 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल के दौरान भारतीय कंपाउंड तीरंदाज प्रथमेश जावकर ने अपने पहले विश्व कप फाइनल में एक यादगार यात्रा शुरू की। प्रतियोगिता में जावकर ने अविश्वसनीय प्रदर्शन के कारण उन्होंने रजत पदक जीता और डेनमार्क के माथियास फुलर्टन के खिलाफ रोमांचक मुकाबला समाप्त हुआ। तो रजत पदक जीता है तीरंदाजी विश्व कप में प्रथमेश जावकर ने। बता दें कि संघाई विश्व कप के चैंपियन प्रथमेश जावकर रहे हैं और उन्होंने केवल 4 महीनों में यह दूसरी बार दुनिया के नंबर 1 और मौजूदा चैंपियन माइक स्लोशेर को हराकर तीरंदाजी की दुनिया में हलचल मचा दिया है। तो ये तीरंदाजी विश्व कप से रिलेटेड न्यूज था कि प्रथमेश जावकर ने रजत पदक हासिल किया है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट खबर है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि 10 सितंबर को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है, मनोज सिन्हा, उन्होंने उत्तरी कश्मीर के कुपवारा जिले में बंगस एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है।
बात करें इस खबर का, तो इस फेस्टिवल का उद्देश्य जो आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगरों को अपनी पारंपरिक कला और शिल्प प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है। बंगस अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए काफी ज्यादा फेमस है और पर्यटन की यहाँ पे काफी ज्यादा अपार संभावना है। यहाँ पे दो प्रकार की जो घाटी है, मुख्य घाटी और एक छोटी घाटी। तो मुख्य घाटी को वॉट बंगस के नाम से जाना जाता है, वही एक छोटी घाटी है जिसे लकुट बंगस के नाम से जाना जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर की ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बंगस एडवेंचर फेस्टिवल है। बात करें जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जिस तरह से लद्दाख का निर्माण 2019 में हुआ, वैसे ही 31 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसे 31 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विभाजित किया गया था। बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट और अंतिम खबर के बारे में। तो ये एक खबर है कि हाल ही में 2 दिन पहले पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें एक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 को की एक सूची जारी की गई थी कि सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर किस शहर का है। तो इस मामले में इंदौर भी जो है शीर्ष पर रहा। सरकार के स्वच्छ वायु सर्वे में इंदौर को शीर्ष, जबकि आगरा और ठाणे को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में शहरों को उनकी ओर से उठाए गए कदमों के आधार पर रैंक किया जाता है और 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में इंदौर, आगरा और ठाणे को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2030 में प्रथम स्थान मिला है इंदौर को, दूसरा मिला है आगरा को और तीसरा स्थान मिला है ठाणे को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आज की तारीख में। आप इन्हें पढ़े, रिवाइज करें और अपनी रणनीति में शामिल करें। इससे संबंधित प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप टाइम टू टाइम क्वेश्चन और आंसर का, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के कम्युनिटी पेज पे जाएं। वहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोस्ट कर दिया करते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।